नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम यूट्यूब के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ समीक्षा अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट में आने वाले महत्वपूर्ण हिंदी और उससे संबंधित जीएस के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी विलंब के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मात्र प्लस आनंद, मात्रा प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद और डी ऑप्शन में मात्र प्लस नंद। तो इसका सही ऑप्शन होगा मात्र प्लस आनंद। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो मात्र और आनंद दो सार्थक शब्द निकलेंगे जिनके अर्थ भी होते हैं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन होगा और यह एक यण संधि का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न मेरा है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द होता है। तो जिजीविषा ऑप्शन ए, बी ऑप्शन जिज्ञासु, सी ऑप्शन जिज्ञासा और डी ऑप्शन ज्ञातज्ञ। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु, और जिजीविषा उसे कहते हैं जो जीने की इच्छा रखता हो उसे जिजीविषा बोलते हैं, और जिज्ञासा जानने की इच्छा को कहते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा जिज्ञासु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, कृति का अर्थ रचना होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन रचनाकार, बी ऑप्शन कपटी और सी ऑप्शन वानर और डी ऑप्शन कुकर्मी। तो कृति माने होती है रचना, तो रचना कौन करेगा, रचना रचनाकार करेगा, कपटी तो करेगा नहीं, वानर भी नहीं करेगा, कुकर्मी भी नहीं करेगा। तो इसका सही अर्थ होगा रचनाकार। अगला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। कंधा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भावरा और सखी, सी ऑप्शन दमन और दामन, डी ऑप्शन दर्शन और दर्शन। तो अली माने होता है भावरा और अली माने होता है सखी। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। अब इसमें देखते हैं ए ऑप्शन कंधा और हिस्सा का क्या होगा। तो कंधा को कहते हैं अंश, ये जो अंश होता है ये होता है कंधा। ठीक, और ये जो अंश होता है ये वाला अंश इसका मतलब होता है हिस्सा या भाग। दमन माने क्या होता है। तो दमन माने होता है दबाना, कहते नहीं कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत दमन किया, प्रेशर डाला या दबाना, उसे कहते हैं दमन। और दामन माने होता है पहाड़ के नीचे के भूमि भाग जो होता है, पहाड़ के नीचे के जो भाग होता है उसे दामन कहते हैं। इसमें डी ऑप्शन में दसन और दर्शन दिए होते, तो दसन माने होता है नाश, ठीक, नाश करना, और दर्शन माने होता है देखना या दर्शन करना, सुना होगा आपने। तो इसका सही ऑप्शन जो अली और अली का दिया हुआ है भावना और सखी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंचरीक जो ये दिया हुआ है, चंचरीक शब्द का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन भावरा होता है, बी ऑप्शन तितली, सी ऑप्शन कोयल और डी ऑप्शन एक फूल विशेष। तो हमें पता है कि चंचरीक जो शब्द है ये भावरा का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि तितली कोयल हो। ठीक, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विप्र शब्द जो दिया हुआ है इसका समानार्थी क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है सहचर, ऑप्शन बी दिया हुआ विधाता, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है याचक। तो विप्र माने होता है ब्राह्मण, इसका सही अर्थ ब्राह्मण होता है। ठीक, तो ब्राह्मण के और अगर हमको रूप याद करना है तो जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण होता है, और भूदेव होता है, पुरोहित होता है, महिषुर होता है, द्विज होता है, ये सब ब्राह्मण के रूप होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची, जो समुद्र दिया समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि नहीं अगर शब्द कंफ्यूज हो जाता तो लोग डायरेक्ट समुद्र देखते हैं और जलनिधि लगा के चले आते हैं। तो नहीं है, इसका मतलब नकारात्मक प्रश्न है। तो समुद्र का पर्यायवाची जो नहीं उसको हमको देखना है। तो समुद्र का तो जलाधि भी होता है, जलधाम भी होता है और जलनिधि भी होता है, लेकिन जो जलाधिप है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता, ये वरुण देवता का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो इसका सही अर्थ है जलाधिप। अगला प्रश्न है, मितव्यय का विलोम शब्द क्या है। मितव्यय जो दिया है इसका विलोम शब्द क्या है। अपव्यय,
अल्पव्यय, कृपण और बहुव्यय। तो मितव्यय का जो विलोम शब्द होता है वो अपव्यय होता है, अल्पव्यय होता है बहुव्यय का विलोम शब्द, और कृपण माने होता है कंजूस। ठीक, जो एक संस्कृत का शब्द है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? जो अत्यंत दिए हो इसका कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन आ, बी अति, सी अंत और डी आ। तो अत्यंत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस अंत होता है, अत्यंत का अति प्लस अंत। ठीक, ये है। तो जो शब्दों के पहले जो जुड़ते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग ही पूछा है तो शब्दों के पहले कौन सा है? अति आया, तो इसमें अति इधर है बी ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा अति। अत्यंत में उपसर्ग जो लगा हुआ है अति है, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, कौन सा देशज है? देशज जो ग्रामीण परिवेश में बोले जाते हैं उन शब्दों को देशज कहते हैं। ठीक, इनका कोई लिखित विवरण नहीं होता है पर उपयोग सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। तो घोड़ा है, गोबर है, हल्दी है या कटोरा है। ठीक, तो जो देशज शब्द होते हैं वो ग्रामीण परिवेश में बोले जाते हैं, जैसे कटोरा है, लोटिया है, ये सब देशज भाषा के शब्द हैं। तो कटोरा जो है देशज है और गोबर, घोड़ा ये है तद्भव शब्द रूप होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अंगोछा किसका तद्भव है? जो अंगोछा दिया है इसका तद्भव रूप क्या है? ए ऑप्शन अंग अंग अंगप्रोक्ष, बी ऑप्शन अंगरखा और सी ऑप्शन अंत्र और डी ऑप्शन अग्रहायन। तो अंगोछा का जो है तद्भव रूप अंगप्रोक्षा होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन अधिकरण, बी ऑप्शन अपवादन, सी ऑप्शन है करण और डी ऑप्शन संबोधन। तो उससे अच्छा है जब किसी की तुलना की जाती है किसी अन्य व्यक्ति से तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक, अपादान का प्रयोग और भी होता है जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे रमेश घर से बाहर जा रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं और बंदर पेड़ से कूदता है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो आपस में अलगाव हो रहा है, तो वहाँ पर भी अपादान ही कारक होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन अपादान। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुत कम बरसात होने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया। तो बहुत कम, तो संस्कृत में कम को हम बोलते हैं अल्प। ठीक, और अति माने होता है बहुत, अनावृष्टि मतलब जहाँ बारिश ही ना हो उसे बोलते हैं, और वृष्टि माने बारिश होती, तो ये जो वृष्टि है ये बारिश का रूप है। ठीक, और ये शब्द हैं इसके परिवर्तित कर रहे हैं। तो अल्प माने कम, यहाँ पूछा है बहुत कम तो कम का होगा अल्प, तो अल्प वृष्टि माने बहुत कम। अतिवृष्टि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब जहाँ बारिश ही ना है, जैसे रेगिस्तान एरिया में बारिश नहीं होती तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। और वृष्टि माने बारिश होती, सही अर्थ होगा इसका अल्पवृष्टि, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, आँख आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन अंधा परंतु विवेकशील होना, बी ऑप्शन मूर्ख धनी, सी ऑप्शन अंधे के पास धन होना और डी ऑप्शन आँखों का रोग। जब मतलब कोई जो लोकोक्ति या मुहावरा होता है, आँख का अंधा जैसे ये शब्द दिए होते हैं पर उनका वास्तव में अर्थ आँख अंधा ये सब जो दिए होते हैं ऑप्शन पर ये होते नहीं है, उसका कुछ अलग ही अर्थ होता है। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे अंधा है और आँख है ये सब कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, इसमें सिर्फ होगा मूर्ख धनी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न है, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? ठीक, तो ये देखो इसमें एक सारंग, दो सारंग, तीन सारंग, चार सारंग। तो इसमें सभी जो सारंग नाम के शब्द दिए हुए हैं इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक कनकते वाला आप उदाहरण फेमस है, कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा। तो पहले एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो उसी प्रकार इसमें सारंग के चार शब्द दिए हुए हैं, इनमें सब चारों के अलग अलग अर्थ दिए हुए। तो जब किसी एक शब्द के कई अनेक निकाले जाते हैं
अर्थ, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे सारंग सारंग है तो सारंग का अर्थ अलग होता है, इसका भी अलग होता है, इसका भी। तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी में दो कनक में दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसीलिए सारंग के भी कई अर्थ निकलते हैं, तो यमक अलंकार होगा यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक, जो ये है करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसमें दिया हुआ है रति, बी ऑप्शन शोक, और सी निर्वेद, और डी उत्साह। तो आपको पता होगा 9 प्रकार के रस होते हैं, और रस में पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। शोक जो होता है करुण रस का होता है, जो हमसे पूछा गया है। निर्वेद जो है शांत रस का होता है, और उत्साह जो है वीर रस का होता है, क्योंकि वीर उत्साहित रहते हैं लड़ाई के लिए, तो उनके लिए उत्साह है। जब कोई दुख होता है तो करुणा करते हो, रोते हो, तो वो शोक का प्रतीक है, तो इसलिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। आंसर बी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है। ठीक, सी ऑप्शन अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, और डी ऑप्शन साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो इसमें जो अशुद्ध पूछा हुआ है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, इसका सही आंसर ये होगा। ठीक, क्योंकि हर एक ये खुद एक वचन का रूप है। ठीक, इसलिए इसमें और पहुंच गए में ये बहुवचन हो रहा है, इसलिए ये वाला गलत है, और यही पूछा अशुद्ध, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, राज दरबार में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व, और डी में द्विगु समास। तो राज दरबार मतलब होता है राजा का दरबार। तो जब काकी के आए शब्द में, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, राज दरबार राजा का दरबार। ठीक, और राजपुरुष राजा का पुरुष, तो इसका मतलब यहाँ पे तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास में जब दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, और द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। ठीक, अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है। ठीक, अव्यय होता है, वहाँ पे अव्यय भाव होता है, तो इसका सही अर्थ बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको क्या बोलते हैं। ठीक, अजान बाहु, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अजात शत्रु, सी ऑप्शन अज्ञात शत्रु, और डी ऑप्शन अजात पूर्व। ठीक, तो अजान बाहु होता है अजात शत्रु, इसका जो है ये सही आंसर होगा। अज्ञात शत्रु मतलब जिसका शत्रु का पता ना हो, तो उसे अज्ञात शत्रु बोलते हैं। अजात पूर्व, इसका भी कोई मतलब नहीं, सही मतलब है बी अजात शत्रु, ये होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक, और भारत में अजात शत्रु के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, ये भी दिमाग में रखना। और अजात शत्रु एक शासक भी था। अब हिंदी के और थोड़े प्रश्न रह गए, देख लो। एक मिनट, ये अब इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं, तो इसका मतलब नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग के शब्द हैं। बनावट, छाता, सूर, अमरूद। तो बनावट में क्या, जैसे दरवाजे की बनावट अच्छी है। ठीक, तो ये हो गया अच्छी, जब लग गया तो ये स्त्रीलिंग हो गया। छाता काला होता है, ये पुल्लिंग हो गया। सूर्य में गर्मी सूर्य में गर्मी होती है। अमरूद मीठा होता है। सूर्य बहुत गर्म होता है, इसका होगा। बनावट, दरवाजे की बनावट अच्छी होती, छाता काला होता है, अमरूद मीठा होता है। तो दरवाजे की बनावट अच्छी होती है, तो इसका मतलब होगा स्त्रीलिंग है ये बनावट, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन सहायक क्रिया, बी नामबोध, सी पूर्वकालिक, और डी भूतकालिक। तो जैसे मैं नहा के खाना खाने गया, तो खाना खाने के पहले मैंने नहाया, तो पूर्वकालिक पूर्व माने पहले, तो उसके पहले मैंने क्या किया, खाना खाया, तो ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया, इसका सी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ठीक, राम दौड़ा, बी ऑप्शन मैं रुक गया, सी ऑप्शन उसने कार बेच दी और डी ऑप्शन खिलौना टूट गया। तो उसने कार बेच दी में सकर्मक क्रिया है। अन्य वाक्य में जैसे राम दौड़ा और मैं रुक गया, खिलौना टूट गया, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक, जैसे उसने क्या बेच दी, जब क्या आया और क्या के आगे शब्द आया है कि कार बेच दी, तो ये वास्तव में सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, जो प्राकृतिक क्रियाएं होती, भगवान की दी हुई क्रियाएं होती हैं, वो अकर्मक क्रिया होती है हमेशा। ठीक, जो हम लोगों के द्वारा की जाती हैं क्रियाएं वो सकर्मक होती, जो अपने विवेक से हम लोग करते हैं वो सकर्मक क्रियाएं होती। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार की सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो कोई क्या है? कोई पता ही नहीं क्या है, कुछ उसका क्लियर ही नहीं कि वो आदमी है कि शैतान है कि जानवर है, तो ये क्या है? अनिश्चय है, निश्चय नहीं हो, तो इसमें क्या होगा? अनिश्चयवाचक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सीधा नहीं पे ध्यान दो, नहीं पूछा। ठीक, ममता, समता, कटुता, लता। तो इसमें भाववाचक वो क्रिया संज्ञा होती है, जैसे ममता है, समता है, ये कटुता है, ये भाववाचक हैं, और लता जो है ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें शुद्ध एक है, पता नहीं कौन सा, देख लो। बी ऑप्शन कोमलांगिनी, सी निरोग है, डी अक्षौहिणी। तो राजमहल जो होता है ये गलत है, क्योंकि इसका लिखा जाता है राजमहल। ठीक, राजमहल। कोमलांगिनी इसका लिखा जाता है कोमलांगी, ऐसे कोम लिखो और इसके आगे कोमलांगी, ये हो गया कोमलांगी। निरोग नहीं होता, निरोग होता है, ऐसे निरोग। ठीक, अभक्षिणी ये बिल्कुल सही है, तो यही शुद्ध रूप है, इसी को आंसर मानेंगे। अगला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 13 होती है, कि 9 कि 10? तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, सभी को पता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो मैला आंचल आप लोग तो पढ़े होंगे, कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 में फेमस रचना है मैथिली वो फणीसनाथ रेणु की। तो मैला आंचल क्या है? नाटक है कि संस्मरण है, उपन्यास है कि आत्मकथा? तो मैला आंचल फणीसनाथ रेणु की उपन्यास है ये। ठीक, और इनके अन्य उपन्यास मैं बता रहा हूँ, परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे आदि, ये इनके प्रमुख उपन्यास। ठीक, और इनका एक राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है, जैसे मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं हुआ था, वैसे ही फणीसनाथ रेणु का एक उपन्यास राम रतन राय जो अपूर्ण है। ठीक, अब आगे हम कुछ जीएस के प्रश्नों पे नज़र डालेंगे। एक मिनट, ये सामान्य जानकारी जीएस के बारे में कुछ प्रश्न है जो समीक्षा अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा है, अथर्ववेद बीच में खाली स्थान खंडों का संग्रह है, तो अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 5 है, 10 है, 15 है या 20 है? तो अथर्ववेद में जो खंड हैं वो टोटल 20 हैं। अगला प्रश्न, अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़, बोधगया। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन सा है? लुम्बिनी भी है, महात्मा गांधी, सारनाथ,
रायगढ़, रायगढ़ तो शिवाजी के राजधानी थी, तो रायगढ़ इससे संबंधित नहीं, और बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उपदेश दिए थे, तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात मृत्यु, बीच में खाली जगह, 1605 में हुई थी। उसने आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो आगरा से बाहर सिकंदरा में किसको दफनाया गया, अकबर को या औरंगजेब को, शाहजहाँ को, जहांगीर को। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और इसको ही सिकंदरा में दफनाया गया, क्योंकि इसने अधिकतर जो भी स्थापित स्मारक हैं वो सिकंदरा में ही बनवाए हैं, तो इसको यहीं पे दफनाया गया अकबर को। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन तुर्की, बी ऑप्शन मिस्र, सी ऑप्शन सऊदी अरब, डी ऑप्शन ईरान। तो खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है तुर्की से है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी पश्चिम बंगाल और डी बिहार। तो जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है वो है असम, क्योंकि असम पूर्वी राज्य है और ये नेपाल से नहीं जुड़ता। उत्तर प्रदेश भी जुड़ता है, कुशीनगर इधर बिहार से लगता है, और ये पश्चिम बंगाल ये भी नेपाल से जुड़ता है। बिहार का जो चंपारण है, वेस्ट चंपारण, इसका भी हिस्सा जुड़ता है। तो इसमें असम जो है ये पूर्वी भाग में पड़ जाता है और नेपाल की तरफ नहीं जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ए ऑप्शन मदुरई, बी ऑप्शन विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन मंगलोर या मंगलोर, और डी ऑप्शन कोच्चि। तो अरकू घाटी जो है ये विशाखापट्टनम का हिस्सा है और ये इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग में से एक झरने से निकलती है? तो ए ऑप्शन है सतलज नदी, बी झेलम नदी और ब्यास सी ऑप्शन में है, और डी चेनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। जो झेलम नदी है ये वेरीनाग झील से निकलती है और जो श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए है, और ये खादर मिट्टी जो होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी का रूप है, बांगड़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का रूप है, कछारी मिट्टी जो गंगा नदी से लाई जाती है नदियों द्वारा, और रेगुर मिट्टी जो इसका है सही आंसर होगा। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, और ये काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र और गुजरात के भागों में पाई जाती है। बायोपा किस प्रदेश की जनजाति का एक पारंपरिक पगड़ी हेडगियर है? ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन गोवा और डी ऑप्शन केरल। तो बायोपा जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के पगड़ी है जो पहनते हैं अरुणाचल प्रदेश के जनजाति लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 60। तो शपथ 60 ही, शपथ में सा आता है और इसमें भी सा आता है, तो अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही ऑप्शन है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए, उसी में अनुच्छेद 24 है और अनुच्छेद 23 भी है, जिसमें 23 में पुरुषों के लिए कारखानों में निषेध है और 24 में
14 साल से कम आयु के बच्चों को रखा नहीं जा सकता किसी काम में, इसलिए अनुच्छेद 24 जो है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित, इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला, अब इसमें कंप्यूटर के प्रश्न हैं और कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लें। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी ये आ गई, ठीक। अब पहला प्रश्न है इसमें, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी शिव प्रसाद और ऑप्शन सी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन डी सहजानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर है, शिव प्रसाद गुप्ता ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी और इसके बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, गांधी काशी विद्यापीठ रख दिया गया। इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए ऑप्शन इलाहाबाद, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन वाराणसी और डी ऑप्शन लखनऊ। तो जनगणना 2001 के अनुसार इसमें वाराणसी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खाली स्थान हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, डी ऑप्शन निरक्षरता दूर करने के लिए। तो गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। राज्य पोषण मिशन जो है किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन ए विकलांग कल्याण से, ऑप्शन बी शहरी विकास से, ऑप्शन सी कुपोषण से, ऑप्शन डी कौशल विकास से। तो इसका सही आंसर होगा कुपोषण से, ठीक। कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पोषण मिशन प्रारंभ किया, उसी के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? ए ऑप्शन उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, बी ऑप्शन पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, सी ऑप्शन मध्य क्षेत्रीय परिषद और डी ऑप्शन पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो इसका सही आंसर होगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब आगे इन ऑप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो उत्तरी के अंतर्गत आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद हरियाणा आता है, फिर हिमाचल प्रदेश आता है, फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली आते हैं उत्तरी क्षेत्र में। फिर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे पश्चिम में क्या पड़ता है, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद है दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश की स्थिति पूछना है तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ आएगा, इधर मध्य प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आए, इसके लिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, तो इसका सी ऑप्शन होगा सही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1972 में। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1972 में, डी ऑप्शन, ठीक। जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना है। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है और इसको 1989 में जो मतलब मान्यता मिली थी उर्दू को 1989 में। अगला प्रश्न है, अगरिया, बेगा, भुइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? ऑप्शन ए अम्बेडकर नगर, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी ललितपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनजातियों का क्षेत्र है वो सोनभद्र पाया जाता है और ये जो आगरिया, बेगा और भुइयां अनुसूचित जनजातियां हैं ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ही पाई जाती हैं, ठीक।
सहरिया जनजात है जो ललितपुर में पाई जाती है। खरवार जनजात देवरिया में पाई जाती है, देवरिया बलिया और गाजीपुर। तथा पंखा व पनिका जनजाति जो है सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसा स्थान है जो उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है? प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बी अस्सी घाट, ऑप्शन नंबर सी आगरा किला और ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया मेमोरियल। तो विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में प्रसिद्ध है, इसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। अस्सी घाट है एक वाराणसी में, आगरा का किला आगरा में है, विक्टोरिया महल मेमोरियल जो है ये कोलकाता में है। ठीक, इसको महारानी विक्टोरिया के 25 वर्ष शासन करने के उपरांत बनाया गया था। यह एक सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ। ठीक, विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट वाराणसी में मौजूद है। आगरा का किला और आगरा में स्थित है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, इनका मिलान करना है। कौन सा प्रमुख लोकगीत किस अवसर पे गाया जाता है? तो इसमें क्या है देखो, एक मिनट, चैती संस्कार गीत, कजरी, ब्रज लोकगीत, रसिया विवाह मौसमी गीत, सोहर मौसमी गीत। तो इसमें ऑप्शन वाले में अगर आपको जो ऑप्शन याद हो आप पहले उसको मिला लीजिए। जैसे कजरी है, कजरी क्या है, ब्रज गीत है कि विवाह मौसमी गीत है, क्या है? रसिया सबसे ज़्यादा फेमस, रसिया को आप मिला लीजिए ब्रज से, रसिया को आप ब्रज से मिला लीजिए। ठीक, ये देखो सी ऑप्शन का दूसरा है। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन में सी का दूसरा कौन है? इसमें ए ऑप्शन में सी का दूसरा है और किसी में नहीं ना। तो 4 3 2 1 ये ऑप्शन आपका सही होगा। 4 3 2 1 पहला ऑप्शन। 4 3 2 1 तो पहले का चौथा, ठीक, और दूसरे का तीसरा। 4 3 2 1 ये होगा ना, ये आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप प्रश्न नंबर 90, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके स्थित है। जो घोषिताराम ये कहाँ पे है? राजगृह में है कि चंपा में है कि श्रावस्ती में है कि कौशाम्बी में? तो जो घोषिताराम है ये जगह आपको मिलेगी कौशाम्बी में, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और यह रायबरेली और प्रतापगढ़ के बीच में पड़ता है, इलाहाबाद के बीच में। तो कौशाम्बी जिला में पड़ता है घोषिताराम, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी जिले में एक प्रसिद्ध उद्यान है। घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। ठीक, श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? रोपण है कि मांडा है कि बनवाली है कि हुलास है? तो इसका जो सही आंसर है ये हुलास होगा। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में अवस्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ जो है ये पंजाब का हिस्सा है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है और बनवाली जो है हरियाणा में है। सही आंसर इसका हुलास डी ऑप्शन होगा। जनरथ नाम दिया गया, जनरथ किसको नाम दिया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, बी ऑप्शन देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा शुरू करने के लिए, और डी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस। तो इसका जो सही आंसर होगा एसी बसें हैं ये। ठीक, जनरथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1
झांसी में, बी ऑप्शन मिर्ज़ापुर में, सी ललितपुर में और डी हमीरपुर में। तो आपको पता होगा यूरेनियम के सबसे अधिक यूपी में भंडार जो पाए गए हैं ललितपुर में पाए गए हैं, जो झांसी से सबसे नीचे का जिला है। झांसी से एक मात्र जुड़ने वाला सबसे निचली भाग ललितपुर का ही है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा। देवगढ़ दशावतार जो मंदिर है ललितपुर में ही मौजूद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर और चिकन उद्योग लखनऊ में। तो इसका सही, ताला के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, सबको पता है। कालीन उद्योग जो होता है भदोही में ही होता है। चूड़ी के लिए जो है ये शाहजहाँपुर नहीं, ये फिरोजाबाद है। ठीक, कांच का सामान और चूड़ियाँ फिरोजाबाद में, जिसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और चिकन उद्योग जो चिकन मुर्गी का चिकन नहीं होता है, चिकनकारी कढ़ाई में एक साड़ी की कढ़ाई का एक नमूना है जो लखनऊ में होता है। चिन्हाट में चिकनकारी होती है लखनऊ में। और चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहाँपुर नहीं फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई। कितनी हुई थी? 10.8% की वृद्धि हुई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर इसमें प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा पूर्वांचल, मध्य, सी ऑप्शन पश्चिमी और डी ऑप्शन बुंदेलखंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है बुंदेलखंड होगा। ठीक, 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? ए ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर उपागम, बी ऑप्शन नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सी ऑप्शन सांस्कृतिक उपागम और डी ऑप्शन समग्रता उपागम। तो इसका सही आंसर डी होगा। ठीक, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप और ऑप्शन डी कुआं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूप द्वारा होती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में 80% सिंचाई कार्य नलकूपों द्वारा होता है और कुओं द्वारा 19% होता है। ठीक, और शेष 1% टैंकों, झीलों और अन्य स्रोतों से होता है। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ए ऑप्शन धान मक्का गेहूँ, बी ऑप्शन मक्का आलू मूंग, सी ऑप्शन मक्का तोरिया गेहूँ और डी ऑप्शन गेहूँ कपास गेहूँ और मूंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये धान मक्का और गेहूँ होगा। ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान मक्का और गेहूँ। पूर्वी में जैसे गोरखपुर आता है, इधर बारिश वारिश ज़्यादा होती है ना, इस वजह से यहाँ पे धान की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। गोरखपुर साइड है, जैसे पटसन होता है इधर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो सबसे ज़्यादा आम का जो खेती होता है लखनऊ में होता है। मलिहाबाद आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है और विदेशों में भी इसका आम जाता है। तो दशहरी आम इसका जो है लखनऊ का प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग भी मिला है और अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम बहुत प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के हमारे जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी से संबंधित प्रश्नों का संकलन जो हिंदी और जीएस का था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो आपको पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।
नमस्कार, धन्यवाद।